जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल नार्वेकर का बड़ा बयान, कहा नगरपालिका नतीजों से बीजेपी को जनता की मंजूरी, मुंबई मेयर बीजेपी का ही रहेगा। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा सपा माफिया गठजोड़ का आरोप, योगी सरकार में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस। क्रिसमस को सोनिया गांधी से जोड़ने पर विवाद, भाजपा का कांग्रेस पर हमला, प्रभाकर मिश्रा ने कांग्रेस को जमकर सुनाया। एसटीएफ मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी सिराज अहमद ढेर, आजाद हत्याकांड का था मुख्य आरोपी। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ समस्तीपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र पर गांधी नाम हटाने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बड़ा बयान दिया है। नार्वेकर ने कहा कि जो नगर पालिका और नगर परिषद के नतीजों से स्पष्ट होता है कि भाजपा के नेतृत्व को जनता ने स्वीकारा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई महानगर पालिका का महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। यहाँ वो क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए। क्लियरली दिख रहा है कि बीजेपी की जो जीत है वो निश्चित हो चुकी है। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र में जो नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव के निकष दिखाई दे रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि उनका नेतृत्व पूरे महाराष्ट्र ने स्वीकारा हुआ है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक अभूतपूर्व और लैंडस्लाइड विक्ट्री प्राप्त की है। इतर पार्टियों के मुकाबले डबल से भी ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त की है और ये अभूतपूर्व विजय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर महाराष्ट्र की जनता के विश्वास का प्रतीक है। इसकी वजह से सर जो कार्यकर्ता है वो आने वाले बीएमसी इलेक्शन के लिए भी उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए, आज के इस शुभ दिन पर जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय महाराष्ट्र में प्राप्त की है, उसी के आधार को आगे लेते हुए मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, मुंबई महानगर पालिका का महापौर ये भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और माफिया अपराधियों का एक अलिखित गठजोड़ हमेशा से बना हुआ है। जब जब माफियाओं अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही होती है तो इनके नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहकर कि राजनीतिक प्रतिशोध में कार्यवाही की जा रही है या दमन में कार्यवाही की जा रही है, उनका बचाव करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उपाध्याय ने आगे ये भी कहा कि ये योगी की सरकार है जहां अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और अपराधी के प्रति वास्तविक एफआईआर होती है, जिससे उनको जेल होती है, पुरानी प्रक्रिया की तरह नहीं जहां अपराधी की बेल हो जाए। अब प्रभावी कार्यवाही होती है, सजा होती है। इससे भी आगे अगर अपराधी कानून को चुनौती देता है तो धर्मराज बनकर यमराज उनका इंतजार करते हैं। विदित है, समाजवादी पार्टी और माफिया अपराधियों का एक अलिखित गठजोड़ हमेशा से बना हुआ है। जब जब माफियाओं के खिलाफ या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो इनके नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष यह कहकर कि राजनीतिक प्रतिशोध में कार्रवाई की जा रही है या दमन में कार्रवाई की जा रही है, उनका बचाव करने खड़े हो जाते हैं। क्या कारण है कि कोडीन सिरप कांड में जिनमें उनके जो संलिप्त हैं उनके फोटो भी अखिलेश यादव जी के साथ देखे गए हैं, उस पर अभी तक अखिलेश यादव मौन क्यों है? क्यों समाजवादी पार्टी इस पर मुखर नहीं है? जिन तमिलनाडु से लेकर हिमाचल से लेकर पश्चिम बंगाल और बंगाल तक जिस सिंडिकेट का एक रैकेट बना हुआ है, माफिया, ड्रग्स माफिया का, कोडीन सिरप माफिया का, उस पर जिससे न जाने कितने बच्चे अकाल काल कवलित हो गए, इस पर मौन है, बल्कि जब कार्रवाई होती है तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यह योगी जी की सरकार है जहां अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और अपराधी के प्रति वास्तविक एफआईआर होती है, जिससे उनको जेल होती है, पुरानी प्रक्रिया की तरह नहीं कि अपराधी की बेल हो जाए। अब प्रभावी कार्रवाई होती है, सजा होती है और इससे भी आगे यदि अपराधी कानून को चुनौती देता है तो धर्मराज बनकर यमराज उनका इंतजार करते हैं और अपनी कार्रवाई करते हैं।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक विवादित बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस पर्व को लेकर सोनिया गांधी से उसे जोड़ते हुए कहा कि उनके बलिदान और त्याग की वजह से ही क्रिसमस मनाया जाता है। इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इस पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि क्रिसमस ईसाई समुदाय का धार्मिक पर्व है, जिसका किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से जोड़ना न केवल गलत है बल्कि आस्था का भी अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, जिसे देश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यह बयान न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि ईसाई समाज की आस्था और पूरे देश की धार्मिक भावनाओं का भी घोर अपमान है। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पर्व है, उसे सोनिया गांधी से जोड़ना कांग्रेस की चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस नेताओं ने अब आस्था को भी परिवारवाद के चरणों में गिरवी रख दिया है। देश की जनता इस तरह के गैर जिम्मेदार और अपमानजनक बयान को कभी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। सुल्तानपुर के बहुचर्चित दीवानी न्यायालय अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में वांछित और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश सिराज अहमद का अंत हो गया है। जहां एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में गोली लगने से घायल सिराज के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के लोलेपुर गांव निवासी सिराज अहमद किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से होकर सहारनपुर वो पहुंचा है, ऐसी खबर मिली थी। सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम ने गंगोह क्षेत्र में घेराबंदी की और खुद को घिरता देख सिराज ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में उसे गोली लगी और गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई है। सिराज की कुछ तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ वायरल हो चुकी है, जिसके बाद इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ा था। गौरतलब है कि 8 अगस्त 2023 की शाम सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता आजाद अहमद की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। पुलिस जांच में हत्या का मुख्य आरोपी सिराज अहमद सामने आया था, जो तभी से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी न होने पर उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और उसकी तलाश में एसटीएफ को लगाया गया था। फरार के दौरान मार्च 2025 में न्यायालय के आदेश पर सिराज की करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क भी की गई थी। इसके बावजूद वो लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय बना हुआ था। मुठभेड़ स्थल से एसटीएफ ने 1 मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, साथ ही 4 मोबाइल फोन और 2 वाईफाई डोंगल, साथ ही एक छोटा बैग, आधार कार्ड समेत कई कागजात भी बरामद किए। पुलिस के अनुसार सिराज अहमद का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा रहा है। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपद में हत्या की कोशिश, रासुका जैसी गंभीर धाराओं में करीब 30 मुकदमे दर्ज थे। इस संबंध में कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि सहारनपुर में मुठभेड़ के दौरान सिराज के घायल होने और बाद में मौत की पुष्टि हुई है। उसका आपराधिक इतिहास पहले से ही एसटीएफ के साथ साझा किया जा चुका था। पुलिस अब उसके नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। समस्तीपुर में केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने और उसमें संशोधन की संभावनाओं के खिलाफ कांग्रेस के आह्वान पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यालय से निकला ये विरोध मार्च समाहरणालय तक पहुंचा, जिसमें जिला अध्यक्ष अबू तमीम समेत कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों की आजीविका से जुड़ी लाइफलाइन है। जिला अध्यक्ष अबू तमीम ने आरोप लगाया, योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का प्रयास जो किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यूपीए की सरकार ने 2005 में ग्रामीण बेरोजगारी और पलायन रोकने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का रोजगार मिलता है। वहीं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष देविका गुप्ता ने कहा कि योजना के नाम और वित्तीय ढांचे में बदलाव से गरीबों के हितों को नुकसान पहुंचेगा और सरकार को किसी भी फैसले से पहले संसद और ग्रामीण समाज से संवाद करना चाहिए। मांगे है कि देख रहे हैं नरेगा का कैसे माने मोदी सरकार बंद करने लगे हैं और महात्मा गांधी का नाम को गुमराह करने की काम कर रहे हैं। ऐसे में तानाशाही मोदी जी का अंतिम चरण में चढ़ गया है। इसलिए हम कांग्रेसी लोग सड़कों पर आज उतरे हैं कि नरेगा को बंद नहीं होने देंगे और जब तक कांग्रेसी रहेगी, जब तक कांग्रेस
पार्टी रहेगी, महात्मा गांधी जी का नाम हम मिटने नहीं देंगे। सारा कांग्रेसी आज सड़कों पर है, देश भर की कांग्रेसी सड़कों पर है। महात्मा गांधी जी का नाम अमर है, अमर रहेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम देविता गुप्ता, समस्तीपुर महिला जिला अध्यक्ष। केंद्र सरकार ने मनरेगा के नाम को बदल दिया है और सिर्फ बदला नहीं है, गरीबों का रोजगार छीनने की एक बड़ी साजिश है। उसके विरुद्ध में आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। कांग्रेस पार्टी भारत सरकार से ये मांग करती है कि मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में लागू किया जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की ये कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ हम लोग हैं और इसके लिए हम भारत सरकार की भर्त्सना करते हैं और भारत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में लागू करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर होगी और लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन खड़ा होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। डिब्रूगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां दौरे पर हैं और मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान पीएम ने डिब्रूगढ़ में नए अमोनिया यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया, जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 12.7 लाख टन बताई जा रही है। ये यूनिट 2030 तक चालू हो जाएगी। इससे पहले पीएम ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर 25 बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा भी की थी। मोदी 3 डेक वाले MV चराईदेव 2 क्रूज पर लगभग 45 मिनट तक छात्रों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। मोदी ने नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर क्रॉप लिमिटेड के मौजूदा परिसर में नए फर्टिलाइजर यूनिट की आधारशिला रखी। 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है। ये पिछले 4 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दौरा है। पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा के बाद शहीद स्मारक पहुंचे, जहां 1985 में अवैध प्रवासियों के खिलाफ असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। प्रधानमंत्री ने आंदोलन के पहले शहीद खरगेश्वर तालुकदार की प्रतिमा पर माला चढ़ाई। 6 साल तक चले आंदोलन के 860 शहीदों की याद में यहां एक दिया हमेशा जलता रहता है। सीएम योगी द्वारा अन्नदाता किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सीएम योगी ने कहा कि आज के अवसर पर मुझे अन्नदाता किसानों के लिए एक और व्यवस्था करनी है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक LDB के ब्याज को हम कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये लोन अब 6% पर मिले, इसमें राज्य सरकार योगदान देगी। ये लघु और सीमांत किसान को लाभ देने वाला होगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत हम लोग किसानों को 6% पर इस ब्याज को LDB के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। ये भी योगी आदित्यनाथ का कहना था। पर मुझे अन्नदाता किसानों के लिए एक और व्यवस्था करनी है और वह करना है कि प्रदेश के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक LDB का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 11.5% है। किसान उससे लोन लेता है लेकिन उसके बहुत ब्याज देना होता है। अब हम लोग इसको कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए मैं चाहूंगा कि यह लोन अब किसान को 6% पर मिले। इसमें राज्य सरकार इसमें योगदान देगी और 6% में केवल किसान को, लघु और सीमांत किसान को हम इस सुविधा का लाभ देंगे। लखनऊ में आयोजित युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ। इस संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पालती थीं। कोऑपरेटिव क्षेत्र पिछली सरकारों के माफिया राज के कारण बर्बाद हो गया था। किसानों के हजारों करोड़ पूंजी फंस गई थी। 4700 करोड़ का हमने 16 कोऑपरेटिव बैंक जिनके लाइसेंस जब्त हो गए थे उनमें किसानों के पैसों को वापस करवाया है। अब हमको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। सरकारें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पालती थी, यानी कोऑपरेटिव क्षेत्र तो पिछली सरकारों की माफिया राज के कारण बर्बाद हो गया था। किसान की पूंजी फंस गई थी, हजारों करोड़ फंस गई थी। 4700 करोड़ रुपए का हमने 16 जो कोऑपरेटिव बैंक जिनके लाइसेंस जब्त हो गए थे, किसानों का वो पैसा हम लोगों ने फिर धीरे धीरे करके वापस करवाया। आज वो पैसा भी वापस है, बैंक भी फिर से अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट
यानी माफिया से तो प्रदेश से मुक्ति हो गई, लेकिन अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटों की काउंटिंग जारी है। इस बीच बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने बड़ी बढ़त जो है वो हासिल कर ली है और एमवीए को पछाड़ दिया है। अब तक के रुझानों में नगर परिषद की 288 सीटों में से महायुति ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। महायुति 211 नगर परिषदों में आगे चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी 122, शिवसेना शिंदे 54, एनसीपी अजित पवार 35 नगर परिषदों में आगे चल रही है, जबकि नगर पंचायत में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। नगर पंचायत में भी बीजेपी जो है आगे आती हुई नजर आ रही है। रिजल्ट की घोषणा से पहले ही भाजपा 3 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। बदलापुर वार्ड नंबर 1 का चुनाव परिणाम सामने आ गया है। इस सीट से शिवसेना शिंदे गुट के तुकाराम म्हात्रे ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 1 से जीत की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। बदलापुर में ढोल, ताशों, पटाखों और नारों के साथ जीत का जश्न मनाया गया। अमीरगढ़ से खबर सामने आई है कि 31 यानी 31 दिसंबर को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में गुजरात के अमीरगढ़ पुलिस चेक पोस्ट से सटी सीमा राजस्थान की मावल चौकी पर गुजरात ले जाती शराब को पकड़ा गया। रिको पुलिस ने ड्रग्स से तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही पंजाब निर्मित अवैध शराब के 400 कार्टन जब्त किए हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जब्त शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पिछले 4 महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान निर्मित अवैध शराब भरे कुल 11 ट्रक, 3 छोटे वाहन जब्त किए गए हैं। कुल 4023 कार्टन शराब बरामद की गई है। पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रीको थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत के नेतृत्व में ये बड़ी कार्यवाही की गई। महीने से लगातार राजस्थान में जो पंजाब हरियाणा की जो शराब आती है उसमें एक अभियान के रूप में ले रखा है और हमारे राजस्थान से गुजरात में जाने के 2 रूट हैं। एक पालनपुर का है, एक मंडार होके डीसा होके जाती है। ज़्यादातर 80% रूट ये लोग पालनपुर वाला यूज़ करते हैं, जिसमें स्वरूपगंज और आपका रिकोर ये है। अभी कल रात्रि को हमने वहाँ आबू रोड रिको में जो माउल चौकी है वहाँ एक कंटेनर जो ट्रक है कंटेनर पकड़ा, जिसमें 400 कार्टून पंजाब निर्मित शराब के हमने पकड़े हैं और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वो पंजाब में कहाँ से लाए वो सारी पूछताछ की चल रही है। और पिछले 3 महीने में अब टोटल हमने 11 बड़े ट्रक, 3 छोटी गाड़ियाँ और करीब 4023 पंजाब निर्मित अवैध शराब के पकड़े जा चुके हैं। लगभग 4 करोड़ रुपए की शराब बरामद हो चुकी है और अभियान लगातार जारी है। सर, हमारे पास में ये भी आ रहा है कि 5600 नंबर की जो गैंग है वो अपने गाड़ियों को 5600 नंबर की गाड़ियों को पार करते हैं यहाँ पे और उसको एक प्रकार से लाइन चलाई जा रही है। क्या इसके बारे में पुलिस के पास इसमें बहुत ही सख्ताई हमारे द्वारा, चाहे कोई गैंग किसी गैंग को हमारे यहाँ नहीं पनपने दिया जा रहा है। जैसे ही इनपुट मिलता है लगातार पिछले अगर 1.5 साल 2 साल की बात करें तो 1.5-2 साल में करीब 10 से ज़्यादा गाड़ियां नहीं पकड़ी गई। मात्र 3-4 महीने के अंदर ये करीब 14 गाड़ियां जिसमें ट्रक है, छोटी गाड़ियों में तो थोड़ी शराब आती है लेकिन ट्रक पकड़े गए हैं, जिसमें किसी में 1000 पेटी, किसी में 800, किसी में 500। और लोकल भी अगर कोई भी गैंग के बारे में किसी के बारे में भी हमारे को जानकारी मिलती है उसमें प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। जो राजस्थान निर्मित शराब है उसकी भी हमने कार्रवाई की है, रिको एरिया में भी की है, मंडार में भी की है। लगातार कार्रवाई जारी है, उसमें पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। सर, जो ये 5600 शराब सप्लाई की जाती है गुजरात में, वो यहीं की राजस्थान की निर्मित और राजस्थान की दुकानों से ही जा रही है। इस प्रकार की भी राजस्थान से भी हमने पिछले 3 महीने में जो गाड़ियां, टोटल गाड़ियां जो जितनी शराब का मैं 4023 कार्टून बता रहा हूं, इसमें से करीब 30% शराब राजस्थान की है, जो नागौर, अजमेर, ब्यावर और आपके झुंझुनू, सिरोही, जालोर, पाली सब जगह की जो पकड़ी गई है, जिसमें राजस्थान निर्मित शराब है। राजस्थान की भी ये शराब जो गारंटी जो इनकी नहीं उठ पाती है उसमें तस्कर गुजरात भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी निगरानी जारी है और हमने लगातार काफी कार्रवाई इसमें भी की है।
बांग्लादेश में एक हिंदू को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसको लेकर सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने कहा है कि हिंदुओं को भारत में भी पीटा जा रहा है और मारा जा रहा है। हम समझते हैं कि कोई हिंदू मुसलमान की मौत नहीं बल्कि इंसानों की मौत हो रही है। भारत में जो सरकार है उसको संज्ञान लेना चाहिए जो हिंदुओं के लिए हितैषी बनती है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हिजाब हटाने का प्रयास किया था उसको लेकर भी मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए आईपी गुप्ता दिखाई दिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हिंदुओं को तो मौत भारत में भी हो रही है, उसको क्या कहेंगे आप। इंसानों की मौत होती है, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। लेकिन अगर हमें लगता है कि हिंदू हिंदू बोलने वाले बिहार भारत में सरकार है तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। सर, बिहार में हिजाब पे विवाद चल रहा है। झारखंड सरकार ने उसी लड़की को ऑफर दिया है 3 लाख वेतन और सब सुविधाओं का वादा किया है। राजनीति हो रही सर। देखिए, मुझे लगता है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उस नियत से तो खींचे नहीं। अब इस हिजाब को एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है। नियत उनकी सही थी, जिसे नुसरत परवीन जी ने भी ये बात कहा है कि वो मेरे पिता समान है, उनकी नियत वो नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ तो राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी पदाधिकारी और जो भी नेता हैं आसपास में रहते हैं, हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने व्यक्तिगत बीमारी की वजह से जूझ रहे हैं और ये सारी चीज़ें उनके होशो हवास में नहीं हो रहा है। तो इस बात को भी हमें ख्याल में रखने की आवश्यकता होती है। मैं तो कामना करता हूँ ईश्वर कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहें। झारखंड के बीजेपी नेता ने कहा है कि नुसरत परवीन का जुड़ाव जो है दिल्ली ब्लास्ट से है। ये तो बेहद शर्मनाक है। ये जो भाजपा वाले ऐसे नेता जो ये भाजपा वाला जो बोला है बेहद शर्मनाक है। वैसे लोगों को चौक पे खड़ा करना है, जैसे संजय निषाद ने कुछ बातें बोल दिया। ये बेहद शर्मनाक। ये भारतीय संस्कृति में रहने वाले लोग नहीं हैं। भाजपा के वैसे लोगों को तुरंत बाहर का रास्ता निकालना चाहिए। हरियाणा के सिरसा में महिला थाने पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस हमले में शामिल सेना का भगोड़ा जवान राजवीर सिंह उर्फ फौजी को बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ सिरसा और अमृतसर समेत कई थानों में मामले दर्ज हैं। पंजाब की स्पेशल ऑपरेशन सेल ने बिहार के मोतिहारी जिले के हरैया थाना पुलिस के सहयोग से रक्सौल के कस्बा क्षेत्र में कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से एक हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और करीब 907 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि राजवीर सिंह नेपाल के रास्ते किसी दूसरे देश भागने की तैयारी कर रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क और साजिश की जांच जारी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।